हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 75 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके थे। आज अपना इसमें 76 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 75 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर दोस्तों पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, रोजाना आपको ये क्लास है वो सुबह 8 बजे है वो देखने को मिलेगी। इसलिए आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कुछ दिन की छुट्टी हो गई थी, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। अब दोस्तों मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। दोस्तों देखिए, ये पाठ्यक्रम स्कीम है। अब अपनी ये क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी दोस्तों सुबह 8 बजे, ठीक है। 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण के पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न है इंग्लिश ग्रामर के और 15 प्रश्न दोस्तों गणित के पूछे जाएंगे। 70 प्रश्न है वो जीके के पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रश्नों का डिवाइडेशन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न है, भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है, राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न है, भारतीय करंट अफेयर के 5 प्रश्न है, राजस्थान करंट अफेयर के और 5 प्रश्न है कंप्यूटर के। ये 70 प्रश्नों का डिवाइडेशन है और इसी पैटर्न के अनुसार दोस्तों अपन है वो ये मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो 10.41% है। ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से भाग में आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ स्थित है? वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टाका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। राव जोधा की पत्नी ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना और दे देता हूं दोस्तों। देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको एक तो मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल का आपको लिंक मिलेगा, तो आप मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित चीजें हैं वो देखने को मिलेगी और करंट अफेयर से संबंधित एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा अगर आप वो चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं और वो क्लासे देखते हैं तो। और दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी तो आप वहां जाकर भी दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। और साथ ही दोस्तों, जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जैसे कि ये 70 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वहां पर आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे चतुर्श्रेणी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहां पर आपको अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, तो वो जरूर देखें वहां पे जाके ऑब्जेक्टिव क्लास है। देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई बताइए किसके द्वारा की जाती है? तो वो कुओं व नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई है वो की जाती है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो वो है दोस्तों, देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर मैं आपको एक विशेष चीजें बताने वाला हूं। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर देखिए, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, तो ये जो राष्ट्रीय है ये नाम है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो नहीं दिया गया है। ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये दोस्तों 1980 में बना था ये राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और 282 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का ऑप्शन। बी मत कर देना, क्योंकि 90% लोग है वो बी ही करेंगे, लेकिन बी नहीं करना है अपने को, सी करना है, ठीक है। आगे देखिए,
6 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? बताइए, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 21.3%। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सही मिलान कीजिए। दोस्तों अपने को क्या करना है? सही मिलान करना है। 7 नंबर का प्रश्न है, पाइराइट्स। दोस्तों पाइराइट्स की खान है वो कहां पर है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। पाइराइट्स की खान है ये दोस्तों सीकर में है। कहां पर है? सलादीपुरा में। ठीक है। सोना की खान कहाँ है? तो दोस्तों ये बसंतगढ़ में सोने की खान है। तांबा की खान कहाँ है? तो दोस्तों ये रघुनाथपुरा में है। और टंगस्टन की खान कहाँ है? तो दोस्तों ये बीजाथल में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 4-1-2-3, 4-1 है, 2-3 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है बताइए? तो दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदियां हैं पार्वती, काली सिंध, बनास, कुराल। ये क्या है? तो दोस्तों ये चंबल की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू, जोधपुर, पाली, जालौर आदि जिलों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सीकर, झुंझुनू, नागौर, चूरू, जोधपुर, पाली, जालौर आदि जिलों में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है बताइए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें एंटीसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। एंटीसोल्स मृदा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवर किस जिले में स्थित है? कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बोरवर है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में प्राकृतिक प्रदेश दे रखे हैं और सूची सेकंड में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत दे रखा है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बताने की जरूरत तो इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। दोस्तों देखिए उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान है वो कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? दोस्तों ये देखिए 61% भाग पर फैला हुआ है ये रेगिस्तान। पूर्वी मैदान है ये दोस्तों लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये दोस्तों लगभग 9% भाग पर फैला हुआ है। और दक्षिणी पूर्वी पठार जिसको अपन हाड़ौती पठार बोलते हैं ये लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 4-2-1-3, 4-2-1-3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4-2-1-3। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य के पठार को स्थानीय भाषा में बोराहट का पठार कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखे हैं, अपने को कोट भाषा में बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर उड़िया पठार पर सिरोही में स्थित है। दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, मगरा नहीं भाकर कहा जाता है दोस्तों स्थानीय भाषा में। तो यहाँ पर इसमें तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अपने को बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें 2 ही कथन सही है, एक तो 1 और एक 2, तीसरा इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 कथन दे रखे हैं, कुछ बस हमें बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। कौन सा कथन है वो सही है वो बताना है। देखिए यहाँ पे थॉर्नवेट के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जलवायु CAW के अंतर्गत आती है। थॉर्नवेट के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जलवायु CAW के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही बात है। तिवार्थी के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जलवायु AW के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, AW प्रकार के जलवायु के अंतर्गत आती है दोस्तों। आगे देखिए तीसरा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSHW प्रदेश में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है।
चौथा देखिए, कोपेन द्वारा वर्णित सबसे बड़ा जलवायु वर्गीकरण BWHW है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ा जलवायु वर्गीकरण है वो BSHW है, ठीक है, जिसको अपन अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें चौथा तो गलत हो जाएगा, 1 2 3 इसमें सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित अभ्यारण्यों को संबंधित नदियों या नदी के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों, एक तरफ है यहाँ पर अभ्यारण्य है, तो दूसरी तरफ क्या है, नदियां है। एक तरफ अभ्यारण्य है तो दूसरी तरफ क्या है, नदियां है। अपने को बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन सी नदी या कौन सी नदियों के मध्य ये स्थित है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये दोस्तों परवन नदी के किनारे स्थित है। परवन नदी के किनारे ये स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बस्सी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये ओराई व बामनी नदियों का उद्गम है, होता है दोस्तों। ओराई व बामनी नदियों का उद्गम होता है बस्सी अभ्यारण्य से। और यहाँ पर देखिए फुलवारी की नाल, दोस्तों फुलवारी की नाल, ये जो अभ्यारण्य है ये दोस्तों सोम, मासी और वाकल नदियों के किनारे ये स्थित है। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है ये दोस्तों चंबल व बामणी का संगम अभ्यारण्य है दोस्तों ये, ठीक है, यानी कि इनके संगम पर ये स्थित है, चंबल व बामणी के संगम पर, ठीक है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, अपने को बताना है कि राजस्थान के कौन से भाग में कौन सी नदी बहती है, कौन से भाग में कौन सी नदी है वो बहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पूर्वी राजस्थान में दोस्तों मोरेल नदी बहती है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी राजस्थान में दोस्तों माही नदी बहती है। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों लूनी नदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 1 2 3 4, ये चारों के चारों पहले से ही सही सुमेलित है दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 2 3 4, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फसल एवं उसके लिए उपयुक्त मिट्टी को सुमेलित कीजिए। फसल एवं उसके लिए उपयुक्त मिट्टी को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए गेहूं के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों भूरी दोमट मिट्टी, ठीक है। और बाजरा के लिए दोस्तों बलुई या रेतीली मिट्टी ये उपयुक्त है। कपास के लिए दोस्तों काली दोमट मिट्टी उपयुक्त है। और मक्के के लिए दोस्तों लाल दोमट मिट्टी उपयुक्त है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 1 3। 4 2 1 3 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 2 1 3। 17 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि देखिए 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। यहाँ पर देखिए पहला कथन देखिए, लाठी सीरीज पाकिस्तान सीमा के सहारे श्री गंगानगर बीकानेर का खारे पानी का चित्र है, क्या सही है, नहीं, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये जो लाठी सीरीज है ये कहां पर है, तो ये जैसलमेर में है। और ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है। और यहाँ पर दोस्तों सेवन घास है वो उगती है, ठीक है। तो ये अपना गंगानगर बीकानेर है वो इसमें गलत हो जाएगा, यहाँ पे जैसलमेर ही है, ठीक है। पहला कथन इसमें गलत। दूसरा देखिए, गगर का मैदान शिवालिक से लाई गई जलोढ़ मृदा से निर्मित है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। गगर का मैदान है वो शिवालिक से लाई गई जलोढ़ मृदा से निर्मित है, क्योंकि गगर नदी का जो उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से ही होता है। तीसरा देखिए, अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित उपजाऊ हरी पट्टी को रोही कहा जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा तो सही हो जाएगा। और चौथा देखिए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश में समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 से 300 मीटर है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सत्य कथन बताना था अपना, तो 2 3 4 कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए।
दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, असत्य कथन बताना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। देखिए, सिंचाई के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले जल में लवण एवं सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सिंचाई के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले जल में लवण एवं सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक हो तो दोस्तों मिट्टी क्षारीय हो जाती है। सही बात है। क्षारीय मिट्टियों को सुधारने के लिए जिप्सम फोस्को जिप्सम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अम्लीय मिट्टियों को सुधारने हेतु चूना पत्थर, गंधक अम्ल, पाइराइट्स का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, अब दोस्तों 3 सही है तो चौथा अपना ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। राजस्व की दृष्टि से सिंचित भूमि को बरानी भूमि कहते हैं। सिंचित भूमि को बरानी भूमि नहीं कहते दोस्तों। ये जहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बारानी भूमि। और ये पूरी तरह जो बारानी भूमि है ये वर्षा पर निर्भर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंचित भूमि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे 19 नंबर का प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसूनी हवाओं यानी कि लौटते हुए मानसून के प्रवाह की दिशा क्या रहती है। लौटते हुए मानसून के प्रवाह की दिशा है वो दोस्तों क्या रहती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ एक तरफ तो क्षेत्र दे रखे हैं यानी कि कहां पर है इनकी खाने, और दूसरी तरफ खनिज है। देखिए काला गुमान में, दोस्तों काला गुमान में जो खान है वो किसकी है, सभी को पता होगा दोस्तों। ये तो काला गुमान के अंदर है पन्ने की खान है। किसकी, पन्ने की खान है। और बिस्त्रासर में दोस्तों जिप्सम की खान है। कहां पर है, जिप्सम की खान है बिस्त्रासर में। और जामर कोटड़ा नाम तो सुना ही होगा, रॉक फॉस्फेट की खान है दोस्तों। और सलादीपुरा सिक्कर के अंदर दोस्तों पायराइट्स की खान है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 4 2 3। 1 4 2 3 कौन से ऑप्शन में है, तो ये देखिए यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 4 2 3। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 2 के अंदर अब अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, पता तो चल गया होगा आपको भाग 1 में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। अब दोस्तों भाग 2 में भी आपको चेक करना है। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, राखड़ी निम्नलिखित में से किस प्रकार का आभूषण है। बताइए ये जो आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है, राखड़ी आभूषण। दोस्तों ये सिर का आभूषण है। किसका, सिर का आभूषण है ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया। सती प्रथा को गैर कानूनी है वो दोस्तों कब घोषित किया गया, तो ये 1822 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित किया गया था दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये प्रदान की थी औरंगजेब ने। ठीक है, यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब ने। नेक्स्ट आगे देखिए, सही कथनों पर विचार करें। दोस्तों सही कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। 4 कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, अपने को कोट भाषा में उत्तर बताना है। देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी यानी कि बैराट थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, गलत हो जाएगा। ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों मत्स्य जनपद का उल्लेख, तो पहले दूसरा कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा। आगे देखिए, मत्स्य जनपद में जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और सीकर का क्षेत्र आता था, तो गलत हो जाएगा, सीकर इसमें नहीं आता था दोस्तों। देखिए मत्स्य जनपद के अंदर भरतपुर, अलवर, जयपुर का क्षेत्र आता था दोस्तों इसमें, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कन्हैयालाल माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर ही अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली रियासत का नाम मत्स्य संघ रखा गया, तो यहाँ पर ये कन्हैयालाल माणिक्यलाल वर्मा ये गलत हो जाएगा दोस्तों। के एम मुंशी के द्वारा दोस्तों ये नाम है वो सुझाया गया था मत्स्य संघ का नाम, और इन्हीं के सुझाए गए नाम पर रखा गया था ये मत्स्य संघ, राजस्थान के एकीकरण का नाम पहले चरण का।
तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? इसमें देखिए एक ही कथन सही है, बाकी इसमें सारे गलत हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल एक सही है। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए जाहर पीर, जाहर पीर किसको बोलते हैं? जाहर पीर है वो दोस्तों किसको बोलते हैं? तो ये गोगा जी को बोलते हैं दोस्तों, जाहर पीर। ऊंटों का देवता किसको कहते हैं? तो दोस्तों पाबू जी को कहते हैं। और काला और बाला का देवता दोस्तों तेजा जी को कहते हैं। और चूहों की देवी है वो करणी माता को कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3 यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 2 1 4 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है? कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है? यहाँ पर देखिए नथ, लौंग, चौंप, चौंप चौंप नहीं है, चौंप है। चौंप तो दांत में पहने जाने वाला आभूषण होता है, चौंप ये नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टणका है, ठीक है, ये टणका ये हाथ का आभूषण है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किस दरवाजे पर बनी हुई है? बताइए, बाघ सिंह की छतरी है वो दोस्तों कहाँ बनी हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ये पांडव पोल में बनी हुई है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें पांडन पोल में, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छावनी से सैनिकों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। ये तो राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी, यहाँ से तो शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। तो ये कथन बिल्कुल सही है। खेरवाड़ा, दोस्तों खेरवाड़ा के सैनिकों ने भी दोस्तों 1857 की क्रांति में भाग लिया था। नीमच, सॉरी सॉरी सॉरी, खेरवाड़ा और देवली, ठीक है, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। नीमच ने लिया था और कोटा ने लिया था, यानी कि इन तीनों के सैनिकों ने दोस्तों भाग लिया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, उसको बोलते हैं दोस्तों डिंगल। क्या बोलते हैं? डिंगल बोलते हैं। ये सही से टाइप नहीं हुआ तो आप डिंगल कर लेना, डिंगल बोलते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर डिंगल हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, थाली निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? थाली किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों ये एक घन वाद्य यंत्र है। क्या है? घन वाद्य यंत्र। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक है वो कौन है? तो दोस्तों वो है कौन? मुणोत नैणसी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुणोत नैणसी। नेक्स्ट है, आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ देखिए सही मिलान करना है, एक तरफ बोली है, दूसरी तरफ राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे रागड़ी, जो रागड़ी बोली है ये दोस्तों कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली है ये दोस्तों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है दोस्तों, ये रागड़ी बोली, ठीक है। निमाड़ी बोली ये दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, ये निमाड़ी बोली। और दोस्तों देखिए यहाँ पे अहिरवाटी, अहिरवाटी है ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और ये तोरावाटी है ये दोस्तों मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 1 2 4 यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 1 2 4। 33 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मेवाड़ के पहले शासक जिन्हें मुगल दरबार में मनसबदार बनाया गया। मेवाड़ के पहले शासक जिन्हें मुगल दरबार में मनसबदार बनाया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, उनका नाम है करण सिंह। क्या नाम है? करण सिंह। दोस्तों देखिए ये पहले शासक थे मेवाड़ के, और 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, ठीक है। उसके अंतर्गत जो अमर सिंह प्रथम के जो पुत्र हैं जिनका नाम है करण सिंह, इनको 5000 का मनसब है वो प्रदान किया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, जालोर क्षेत्र में होली के अवसर पर सामूहिक रूप में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बताइए कौन सा नृत्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, देखिए, सामूहिक रूप में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य, तो वो है लुम्बर नृत्य। कौन सा? लुम्बर नृत्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, लुम्बर नृत्य। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। दोस्तों असत्य कथन को अपने को क्या करना है? छांटना है। पहला कथन देखिए, बिजोलिया अभिलेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। बिल्कुल सही बात है। बिजोलिया अभिलेख में आदि पुरुष वासुदेव चाहमान को 551 ईस्वी में साकम्बरी में चाहमान यानी कि चौहान राज्य व सांबर झील का निर्माण करता बतलाया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यानी कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार चौहानों की जो स्थापना है वो दोस्तों वासुदेव चौहान ने की थी 551 ईस्वी में, और सांबर झील का निर्माण भी करवाया था दोस्तों इन्होंने। बिल्कुल सही बात है, तो ये कथन भी सही है। तीसरा देखिए, रणकपुर प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कृष्ण भट्ट था, ये गलत हो जाएगा। कौन था? दोस्तों दीपाक था। यहाँ पर ये कृष्ण भट्ट है वो गलत दे रखा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति यानी कि प्रशस्तिकार इसके महेश, मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विरुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो अपने को यहाँ पर बताना था असत्य कथन, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने आमेर का नाम रखा रिक्त स्थान को भरिए। बताइए दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बोलूं, 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने आमेर का नाम क्या रखा? तो दोस्तों मोमिनाबाद रखा था। क्या रखा था? मोमिनाबाद। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ की कौन सी मंजिल पर स्तंभ के वास्तुकार जेता एवं उसके 3 पुत्रों नापा, पूंजा और पोमा के नाम उत्कीर्ण है? कीर्ति स्तंभ की कौन सी मंजिल पर स्तंभ के वास्तुकार जेता एवं उसके 3 पुत्रों नापा, पूंजा और पोमा के नाम उत्कीर्ण है? तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों वो है 5वीं मंजिल पर। कौन सी मंजिल पर? 5वीं मंजिल पर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई। यह समझौता किससे संबंधित था? तो दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था दोस्तों ये समझौता। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? कौन से लोक देवी से संबंधित है? तो दोस्तों ये कैला देवी से संबंधित है। ये यानी कि कैला देवी की आराधना में ये गीत है वो गाया जाता है, लांगुरिया गीत। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है तो वो कौन सा त्योहार है? तो वो है दोस्तों रक्षाबंधन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रक्षाबंधन। अब दोस्तों अपन यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के जो 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन अब इसमें भाग 3 में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था संविधान बनाते समय? यानी कि मूल संविधान की बात कर रहे हैं। आपने वो 3 शब्द देखे होंगे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता। तो ये समाजवाद शब्द है, ये नहीं था दोस्तों मूल संविधान में, प्रस्तावना में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख है किस या किन नाम या नामों से किया गया है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है भारत अथवा इंडिया। ठीक है दोस्तों, भारत तथा इंडिया नाम का उल्लेख किया गया है हमारे राष्ट्र में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था?
किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर है 44 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है। भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है, तो वो कौन सा है? तो वो है बताइए। तो वो है मुख्य सचिव। कौन सा है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव है वो दोस्तों भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल है, यानी कि एक कड़ी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों पारदर्शी प्रशासन। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पारदर्शी प्रशासन। अब देखिए, अब हम भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? उपखंड का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? बताइए। तो दोस्तों ये होता है किसके नियंत्रण में? तो ये एसडीओ के नियंत्रण में होता है दोस्तों, एसडीओ के। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, एसडीओ के। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है? राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है? तो दोस्तों प्रमुख है वो है पुलिस अधीक्षक राजस्थान। ठीक है, या पुलिस महानिदेशक राजस्थान। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो पुलिस महानिदेशक राजस्थान। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है जिला कलेक्टर को। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिला कलेक्टर को। आगे देखिए, यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है वो है दोस्तों इसमें विजय स्तंभ। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है। राजस्थान प्रशासन प्रणाली सिस्टम के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सरकारी सचिवालय। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सरकारी सचिवालय। देखिए, अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस कहलाता है। बताइए कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आगे देखिए, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान होता है। मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये होता है 7.4। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 7.4। आगे देखिए, 53 नंबर का प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय व अस्थायी परिवर्तन होता है? कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय व अस्थायी परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। ये 8 को काट लीजिए दोस्तों, 8 है वो आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर में रख देना है। ठीक है, यानी कि घात में रख देना है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है तो दोस्तों बताइए कितना होता है? तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए 3 ×
10 की घात 8 मीटर सेकेंड, तो यहाँ पर इसमें 10 की घात 8 मीटर सेकेंड, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तोों अपन भाग 6 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला एडवांस टेक्नोलॉजी कचरा ट्रांसफर स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान का पहला एडवांस टेक्नोलॉजी कचरा ट्रांसफर स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? जयपुर में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने किस डिपो से राजस्थान में रोडवेज पार्सल सेवा की शुरुआत की है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने किस डिपो से राजस्थान में रोडवेज पार्सल सेवा की शुरुआत की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है कोटा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोटा से। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा, ये राज्यपाल है ठीक है, राज्यपाल द्वारा निलंबित कुलपति के एल श्रीवास्तव का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? बताइए, राज्यपाल द्वारा निलंबित कुलपति के एल श्रीवास्तव का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से इनका संबंध है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, 24 से 28 फरवरी 2025 के मध्य भारतीय वायुसेना का डेजर्ट हंट युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये डेजर्ट हंट युद्धाभ्यास है ये दोस्तों जोधपुर में आयोजित किया गया था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में आयोजित किया गया था। आगे देखिए AIFF ने यानी कि AIFF ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बताइए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इंदुमती कथिरेसन को सम्मानित किया गया है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अब अपन भाग 7 के अंदर भारतीय करंट अफेयर से संबंधित दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो बताइए किसे मिला है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागालैंड को मिला है। किसको? नागालैंड को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कोंडे नास्ट ट्रेवल जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खूबसूरत टॉप 48 झीलों में भारत से एकमात्र कौन सी झील का चयन हुआ है? बताइए, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कोंडे नास्ट ट्रेवल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खूबसूरत टॉप 48 जिलों में से दोस्तों भारत से एकमात्र कौन सी झील का चयन हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, तो इसमें पिछोला झील का है वो चयन हुआ है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिछोला झील का चयन हुआ है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ इंडोटे स्टूडी एलोरा कहाँ देखा गया? पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ इंडोटे स्टूडो एलोरा कहाँ देखा गया? तो बताइए कहाँ देखा गया है? तो ये देखा गया दोस्तों हरियाणा में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरियाणा में देखा गया। आगे देखिए दोस्तों ये 64 नंबर का प्रश्न है, बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मनु भाकर को। 65 नंबर का प्रश्न है, वरुण अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों वरुण अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। देखिए यह भारत फ्रांस नौसेना का संयुक्त अभ्यास है, बिल्कुल सही बात है। इसके 22वें संस्करण का आयोजन 2 सितंबर से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में हुआ, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन भाग 8 के अंदर दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग।
देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, किसी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग, यानी कि कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है द्वितीय पीढ़ी के अंदर। तो यहाँ पर इसमें देखिए पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कंप्यूटर स्पीकर है, वो आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बायोस निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? बायोस निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों ये रोम का हिस्सा है। किसका? रोम का। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रोम का। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एमएस वर्ड 2009 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है। एमएस वर्ड 2009 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है, तो वो कौन सा है? तो की स्ट्रोक है वो शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 256। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, भाग 9 के अंदर। दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें, और मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित चीजें देखने को मिलेगी। 10 प्रश्न है वो अगर आपको सही करने हैं तो दोस्तों चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। देखिए यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकारी शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर सर्वनाम के भेद होते हैं, बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा? तो दोस्तों मानवीय बनेगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है, काल के अनुसार परिवर्तनशील शब्द भेद है। काल के अनुसार परिवर्तनशील शब्द भेद है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों क्रिया। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रिया। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों गोधूम। गोधूम है वो दोस्तों तत्सम शब्द है ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अत्याचार शब्द में लगे उपसर्ग का चयन करें। अत्याचार में दोस्तों अति प्लस आचार, तो यहाँ पर अति क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ठकुराइन शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों ठकुराइन में जो मूल शब्द है वो हो जाएगा ठाकुर और प्रत्यय हो जाएगा आइन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है क्या? तो उसको तद्धित प्रत्यय है वो कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तद्धित प्रत्यय। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, याचक का विलोम शब्द है। याचक का विलोम शब्द क्या है? याचक का विलोम शब्द है दाता। क्या है? दाता। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दाता। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें गुण संधि का सही उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का सही उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों सही उदाहरण हो जाएगा इसमें स्वेच्छा, यानी कि 100 प्लस इच्छा।
ठीक है, सौ प्लस इच्छा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मधु प्लस आचार्य की संधि है। मधु प्लस आचार्य की संधि क्या है? तो दोस्तों वो है मध्वाचार्य। क्या है? मध्वाचार्य। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मध्वाचार्य, इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यरलव्य के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें यण संधि होती है, तो वह के आगे आधा कटा हुआ अक्षर है इसमें। बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों पारलौकिक, जिसमें डबल मात्रा आएगी ना, वो है दोस्तों पारलौकिक। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा कौन सा? दोस्तों बच्चे छत पर खेल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊपर, छत में, अंदर। ठीक है, तो छत पर आएगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें ये में ऊपर और अंदर है, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों खग है, अंडज है, विहग है, केकी। ये दोस्तों मयूर का पर्यायवाची है। किसका है? मयूर का पर्यायवाची है। आगे देखिए, 85 नंबर का प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों अन्योदर। क्या बोलते हैं? अन्योदर बोलते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अन्योदर। आगे देखिए, 86 नंबर का प्रश्न है, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें निर्दोष पर दोष लगाना। निर्दोष पर दोष लगाना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 87 नंबर का प्रश्न है, कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ है। कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो अर्थ है इसमें, बुरी संगति से बदनामी होना स्वाभाविक है। बुरी संगति से बदनामी होना स्वाभाविक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों 3 ही प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इसमें देखिए फैक्सिमाइल दोस्तों का हिंदी समकक्ष है। बताइए, फैक्सिमाइल का हिंदी समकक्ष है तो वो क्या है? तो वो है प्रतिकृति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिकृति। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है अभिवादन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिवादन। अब दोस्तों देखिए, भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित अपन 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ अंडरलाइन। देखिए, हैज बीन कैंसल। ठीक है दोस्तों, ये हैज बीन है वो अंडरलाइन कर लेना इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। यहाँ पे देखिए, द टूर्नामेंट हैज बीन कैंसिल। तो दोस्तों यहाँ पर हैज बीन कैंसिल है वो क्या है? अंडरलाइन है। अब अपने को बताना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, द टूर्नामेंट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हैज बीन के साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसमें हैज बीन कैंसल्ड होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, in the sentence given below change into the active voice by selecting the correct alternative। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस देखिए, he was laughed at by all his friends। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये सेंटेंस है वो पेसिव वॉइस में है। ठीक है, और इसका एक्टिव अपने को एक्टिव बनाना है। तो इसका एक्टिव क्या बनेगा? तो यहाँ पर ऑल हिज फ्रेंड्स है लाफ्ड एट हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
93 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर देखिए चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर सेंटेंस में आप देख सकते हैं, हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, शी सेड। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये वाक्य है वो क्वेश्चन फॉर्मेट में है, इसलिए दोस्तों आस्क्ड का प्रयोग है वो होगा। तो यहाँ पर इसमें सी आस्क्ड हिम इफ ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट येट। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 94 और 95 प्रश्न का उत्तर अपने को देना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट इन द ब्रैकेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस देखिए, ही इज ग्रेटर देन आई एम, इसका नेगेटिव बनाना है। तो इसका नेगेटिव है वो, देखिए इसका नेगेटिव क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, व्हाट दे डू ब्रिंग्स ग्लोरी टू द कंट्री। व्हाट दे डू ब्रिंग्स ग्लोरी टू द कंट्री। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा दोस्तों, इसका इंट्रोगेटिव देखिए, वाक्य को इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए वाक्य की जो शुरुआत है वो डू से करेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, डज व्हाट दे डू ब्रिंग ग्लोरी टू द कंट्री। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डू का डज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डज से शुरुआत करेंगे इसकी, ठीक है। 96 से 99 तक अपने को करेक्ट ऑप्शन बताना है, खालिस्तान भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, वी वुड लाइक मोर हेल्प फ्रॉम यू। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें सम का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है। सम का प्रयोग मात्रा दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, आई राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग। आई राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ वाक्य में एक्शन का पास्ट में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा इसमें, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे देखिए पुपिल शुड ओबे हिज टीचर। तो क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें ए का प्रयोग होगा, ए पुपिल शुड ओबे हिज टीचर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न, मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज 4 सन्स इक्वली। तो क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए दो लोगों के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है, और दो से ज्यादा लोगों के लिए दोस्तों अमंग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दो से ज्यादा है तो अमंग आएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अपने को बताना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इसमें, सी विल नॉट कम अनलेस सी इज इनवाइटेड। ये करेक्ट सेंटेंस है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न है, देखिए खालिस्तान भरना है अपने को। इफ आई डाई दे रखा है, ठीक है। इफ आई डाई माई हेयर ब्लू एवरीवन लाफ एट मी कंडीशनल। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, इसके अंदर आएगा इफ आई डाइड माई हेयर ब्लू एवरीवन वुड लाफ आएगा इसमें, ठीक है, एट मी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, सड़क पर थूकना दंडनीय है। तो सड़क पर थूकना दंडनीय है, तो इसका हो जाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है अपने को। तो ये हो जाएगा, इट्स नॉट एडवाइजेबल टू स्पीड ऑन रोड। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 103 नंबर का प्रश्न है, इनकम टैक्स इज नाउन एज डायरेक्ट टैक्स। बताइए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, आयकर को प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे बैलेट का सही हिंदी शब्द है। बैलेट का सही हिंदी शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें मतपत्र। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मतपत्र।
105 नंबर प्रश्न है, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है, तो मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा ड्राफ्ट। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ड्राफ्ट। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 106 से 107 प्रश्न तक है दिया गया दंड आरेख 2014 से 2014 और 2015 के दौरान एक कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों के निर्यात को लाख में दर्शाता है। ठीक है, ये यहाँ पे चित्र दे रखा है, चित्र के अनुसार अपने को ये प्रश्न को हल करना है। देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 2014 में निर्यातित बी, डी तथा ई प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 2015 में निर्यातित ए, सी, डी, ई के प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो बताइए दोस्तों, डायग्राम आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2014 और 2015, देखिए पूरा ब्लैक है वो दोस्तों 2014 में है, और जो हल्का है ब्लैक वो दोस्तों 2015 का यहाँ पर दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर बी, डी और ई, बी, डी और ई, दोस्तों यहाँ पर देखिए 2014 में बी कितना है 25, डी कितना है 45 और ई कितना है 50। तो इनको जोड़ दीजिए तो दोस्तों 25, 45 और 50 कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 120। और ए, सी, डी, ई ये 2015 में निर्यातित, 2015 में निर्यातित का देखिए दोस्तों यहाँ पर है, ए का है 35, ए का कितना है दोस्तों 35, सी का कितना है 40 और डी का कितना है 55 और ई का कितना है, तो यहाँ पर से 57 दे रखा है। ठीक है, इन सभी को जोड़ लीजिए दोस्तों, 35, 40, 55 और 57 को जोड़ोगे तो कितना आ गया 187। कितना 187। अब दोस्तों यहाँ पे इनका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 120/187 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आ गया 64.2%। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, 2014 में ए प्रकार तथा सी प्रकार के वाहनों के निर्यात की कुल संख्या तथा 2015 में बी प्रकार तथा ई प्रकार के वाहनों के निर्यात की कुल संख्या का अनुपात क्या है? अब दोस्तों यहाँ पर 2014 के अंदर देखिए 2014 में ए है वो कितना है 27 और सी कितना है, तो दोस्तों सी है 43। तो 27 और 43 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 70। ठीक है, और 2015 में बी और ई, 2015 के अंदर बी है 33 और ई है 57। 33 और 57 कितने हो गए दोस्तों 33 और 57 ये हो गए दोस्तों 90। तो यहाँ पर ये 90। अब अनुपात निकाल लीजिए इसका, तो 0 से 0 कट गया, 7:9 बचे, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, 12,000 रुपए की राशि पर 1/4 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज, यदि ब्याज 5 माह में संयोजित होता है तो साधारण ब्याज का अंतर क्या है? तो साधारण ब्याज का अंतर क्या है दोस्तों? देखिए टोटल यहाँ पे जो 1/4 दे रखे हैं वर्ष, तो यानी कि ये कितने हो गए महीने? तो दोस्तों ये 15 महीने हो गए। इसको अपन 15 महीने लिख सकते हैं। 1/4 का मतलब 3 महीने और 1 वर्ष का मतलब 12 महीने, तो अपन 15 महीने है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दर भी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज, यदि ब्याज 5 माह संयोजित होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे वर्ष तो कितना हो गया अपना, यानी कि वर्ष तो हो गया दोस्तों 3 वर्ष। ठीक है, तो अब अपने को भी दोस्तों इसमें 5% दर हो जाएगी इसकी, यानी कि दर निकालेंगे तो 12/5। ठीक है, इसको आप काटोगे तो दोस्तों 12 से 12 कट गए, कितने बचे 5, तो 5% अपनी दर हो जाएगी बस, और कुछ नहीं करना। 12,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 -1,
बस उत्तर आ जाएगा कितना। तो दोस्तों वो आ जाएगा, पहले तो आ जाएगा दोस्तों 1891। 1891 ये तो हो गया दोस्तों अपना चक्रवर्ती ब्याज। अब अपने को इसमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज में तो कुछ करना ही नहीं है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा इसमें 12,000 इंटू 12 इंटू 5 बटे 100 इंटू 4 यानी कि 1800। तो 1800 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 91.5। ये दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर हो जाएगा 91.5 यानी कि 91.50 रुपए। ठीक है, आगे देखिए, एक व्यक्ति की निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर आता है। पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2/1/3 घंटा है। उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी किलोमीटर में है। उसके द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी है दोस्तों? माना की दूरी है दोस्तों x किलोमीटर है। ठीक है, या तो आप ऑप्शन से करके निकाल लीजिए, ऑप्शन से करके नहीं निकालो तो दोस्तों आपको x मानना पड़ेगा। माना दूरी है वो कितनी है x किलोमीटर, तो अपन इसके अनुसार ऐसे लिख सकते हैं इसको, x/12 प्लस x/9 बराबर दोस्तों 2/1/3। बस अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x/12 प्लस x/9 बराबर दोस्तों 7/3 यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब दोस्तों इतना करने के बाद में इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3x 12 36, ठीक है, और 9 चौका 36, तो 3x प्लस 4x बराबर दोस्तों 84। ठीक है, 12 सत्ते 84। तो बस यही हो गया। इसको 7x बराबर कितना आ जाएगा, इसको आप काटोगे तो 84। तो x बराबर कितना आ गया 12 किलोमीटर। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी 12 इंटू 2 यानी कि 24 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ तथा 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच 36 रुपए का अंतर है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपए है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपए है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए सीधा सा हो जाएगा, 20% और 12% के लिए दोस्तों छूट दी गई है। तो दोस्तों 20 प्लस 12 माइनस 20 इंटू 12/100 बस निकाल लीजिए। तो ये क्रमिक छूट हो गई दोस्तों कितनी, 29.6% की। ठीक है, अब दो छूटों के बीच अंतर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 32 माइनस 29.6, तो कितना हो गया दोस्तों 2.4%। ये तो दो छूट के बीच अंतर हो गया, और ये 2.4 है, ये कितना है 36 है, कितना है 36। तो 100% कितना होगा, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, ये 2.4% है, 36 है, तो 100% यानी कि 36 इंटू 100/2.4। बस काट लीजिए इसको, सॉरी काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 1500, ये 100% आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 अंक तक शुद्ध क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध क्या होगी। माना कि दोस्तों मूलधन अपन ने मान लिया 10,000 मूलधन मान के कर लीजिए, यहाँ पे त्रैमासिक रूप में देय ब्याज है। ठीक है, और 12% इसमें हो जाएगा, दर दे रखी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों डायरेक्ट, 12.55% इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे, चाहे आप 10,000 मान लीजिए, चाहे आप 1000 मान लीजिए, चाहे 100 मान लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे 112 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति 50,000 रुपए का निवेश किया। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए का निवेश किया, जिसमें से कुछ राशि उसने 10% और शेष राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल 11,640 रुपए प्राप्त हुए। निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी थी, बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं
एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए का निवेश किया, जिसमें कुछ राशि उसने 10% और शेष राशि 12% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में 11,640 रुपए प्राप्त हुई। तो निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी है? अब या तो आप ऑप्शन निकाल के कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। देखिए 2 वर्षों में कुल ब्याज कितना है, तो दोस्तों 11,640 रुपए है। ठीक है। अब दोस्तों 1 साल का ब्याज कितना हो गया, तो 11,640 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये 5820 आ जाएगा। कितना? 5820। अब दोस्तों औसत वार्षिक ब्याज दर निकालनी है, तो यहाँ पर 5820 बटे 50,000 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आ गया, तो दोस्तों ये 11.64 आ गया। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका पहला और दूसरा भाग निकालना है, पहला और दूसरा भाग निकालना है। तो दोस्तों इसको आप 11.64 है, ठीक है, इसको ऐसे करना है, 10 और ये 12 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 11.64 लिखना है। ठीक है, 11.64 लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली तो दर हो गई, अब इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर हो जाएगा दोस्तों 0.36 का अंतर है। 12 में से 11.64 गए तो 0.36, और इसमें अंतर हो जाएगा दोस्तों ये 1.64 का। ठीक है, 1.64 का। तो दोस्तों कट रहे हैं क्या ये, तो 4 से कट रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ये 9 बार गया, और ये दोस्तों 41 बार गया, यानी कि 9:41, यानी कि एक का 9,000 आएगा और एक का 41,000। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 18 ग्राम 4.5 केजी का कितने प्रतिशत है, बताइए कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 18 बटे 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, ग्राम होते हैं 1000, तो 4.5 केजी में कितना हो जाएगा 4,500। तो यहाँ पे 18 बटे 4,500 इंटू 100, बस काट लीजिए। तो काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा बताइए, तो दोस्तों 1% से भी कम हो जाएगा, तो यानी कि 0.4% इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, हर शनिवार को औसतन 475 और सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या क्या होगी। अब देखिए रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों में 30 दिनों के एक महीने में दोस्तों 5 रविवार आएंगे और 5 सोमवार होते हैं, और सप्ताह में शेष दिन है वो 4-4 होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन दोस्तों कैसे करेंगे, तो देखिए 5 रविवार को जो आने वालों की जो संख्या है, ठीक है, देखिए औसतन कितनी है 502, तो अपन क्या करेंगे 502 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, और शनिवार को आगंतुकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, कितनी है 475, तो दोस्तों शनिवार को 4 ही होंगे, तो यहाँ पे 475 इंटू 4, और अन्य दिनों में औसतन 340 पर्यटक आते हैं। अन्य दिनों में औसतन कितने 340 पर्यटक आते हैं। ठीक है, अब देखिए दिए गए महीनों में कार्य दिवसों यानी कि सोमवार से शुक्रवार की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो दोस्तों 5 + 4 इंटू 4 यानी कि 21 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे 21 इंटू 340 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 21 इंटू 340 करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 7140। ठीक है, और 502 इंटू 5 करोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 2510। तो 7140 प्लस 2510 प्लस 475 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1900। तो 1900 यानी कि 7140 प्लस 2510 प्लस 1900 तो कितना हो जाएगा, और फिर इसमें 30 का भाग दे देना, कितना आ जाएगा 385, ये औसतन आ जाएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
115 नंबर का प्रश्न है, दो साइकिलों के मूल्य के बीच अनुपात 7:8 था। 2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1500 रुपए की वृद्धि होती है, तो उनके मूल्यों के बीच अनुपात 15:16 हो जाता है। दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना था? दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना था? तो दोस्तों डायरेक्ट बता देता हूं आपको, ऑप्शन के अनुसार आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 7,031.25। 7,031.25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की और 80% व्यय में 80% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? बताइए दोस्तों। जैसे कि माना कि मूल आय है वो अपनी 100 रुपए है, ठीक है, तो 100 रुपए के अंदर से दोस्तों 75% खर्च करता है और 25% क्या करता है, वो बचाता है। अब आय के अंदर दोस्तों 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब 150 रुपए कमाने लग गया, और व्यय में दोस्तों 80% की वृद्धि होती है, ठीक है, व्यय में 80% की वृद्धि होती है, तो 80% दोस्तों कितना हो जाएगा, बताइए। तो 80% की दोस्तों 75 में 80% की वृद्धि हो गई, यानी कि 75 का 80% और जोड़ लीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 135, ठीक है। तो 135 की खपत हो रही है, बच रहा कितना उसके पास में, तो 15 बच रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बचत में प्रतिशत का अंतर है वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर तो क्या कमी हुई है, तो यहाँ पे 25 माइनस 15 बटे 25 इंटू 100, बस काट लीजिए, यानी कि 25 से कट गए 4 बार, तो 25 में से 15 गए तो कितने बचे, 10, तो 10 इंटू 4 कितने हो गए, 40। तो 40% की कमी हुई है दोस्तों इसमें। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सॉरी, 40% की कमी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया है। यदि देखिए, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे, तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे? तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, माना पुरुषों की जो मूल संख्या है वो कितनी है, n। तो दोस्तों अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू 20 बराबर n-5 इंटू 24, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 20n बराबर 24n माइनस 24 इंटू 5 कितने होते हैं, 120, तो यहाँ पर 120, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अंतर कितने का हो गया यहाँ पे, तो 4n बचे, 24 में से 20 गए तो, ठीक है, तो 4n बराबर 120, तो n बराबर कितने हो जाएंगे, 30। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, 150 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की। इस दूरी यानी कि इस पूरी यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी है और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है, तो स्टीमर की चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है? दोस्तों देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट उत्तर इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टीमर की जो गति है वो दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप ऑप्शन निकाल के कर सकते हैं इसको, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न है, रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है। यदि वह किसी वस्तु को 1012 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या था? तो बताइए क्या था। मान लीजिए दोस्तों 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसके ऊपर वो 130 रुपए लिख देता है, फिर वो क्या करता है, उसे उस पर 130 के ऊपर 13.5% की क्या करता है, छूट दे देता है, ठीक है। तो यानी कि अब वो वस्तु कितने में बेच रहा है, तो दोस्तों वो 112 पॉइंट, अभी भी वो 112.45 में बेच रहा है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को वस्तु का क्रम मूल्य निकालना है। किसी वस्तु को वो 1012.5 रुपए में बेचता है, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है, तो 1012.05 इंटू 100 बटे 112.45, बस काट लीजिए, कितना आ जाएगा 900। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, 4.5, 0.009 और 0.18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 0.5 दे रखा है, तो इसको अपन दोस्तों लिख सकते हैं 4500, ठीक है। और 0.009 को दोस्तों अपन 9 है वो लिख सकते हैं, और 0.18 को दोस्तों अपन 180 है वो लिख सकते हैं, ठीक है। आई मीन इसका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा कितना होगा, तो दोस्तों वो 4500 होगा, ठीक है। और 4.5, 0.009 और 0.18 का जो लघुत्तम समापवर्तक है वो दोस्तों 4.5 ही होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 76 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।